बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अयाज़ अमीर साहब पर हमला किया गया है। सीनियर सहाफ़ी हैं, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है। उन्होंने ज़िंदगी में पार्लियामेंट के अंदर भी टाइम गुजारा है, जॉब भी की है सरकारी, और उसके बाद अब वो उम्र के इस आखिरी हिस्से में भी काम करते हैं। बेसिकली चकवाल के रहने वाले हैं, वहीं से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और बड़े इज़्ज़तदार आदमी है, बड़े ज़ीरक आदमी है। उनके ऊपर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की छाप भी नहीं है। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अयाज़ अमीर साहब के ऊपर जो अटैक किया गया वो इस वजह से किया गया कि उन्होंने एक बड़ी सख्त तकरीर की है, जहाँ मैंने भी बात की थी, तकरीर की थी एक रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से। जो इस्लामाबाद बार के वकला ने एक तकरीब रखी थी, उसमें मुझे भी दावत दी थी। वकला ने अयाज़ अमीर साहब को भी दावत दी थी और मुईद पीरज़ादा साहब को भी। हम 3 सहाफ़ियों ने वहाँ पे बात की थी। अयाज़ अमीर साहब वापस चले गए, वो लाहौर में मौजूद थे। उनके बकौल जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकले अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर, तो वो एक बड़ा गुंजान इलाका है। दुनिया टीवी में मैं भी काम करता रहा हूँ पहले। तो जब आप वहाँ से निकलते हैं तो चारों तरफ आबादी है, करीबी जो है वो प्रेस क्लब भी है, इस तरफ जो है वो थिएटर्स बने हुए हैं सामने वाली साइड पे, यानी वहाँ पे हर वक्त रश रहता है। आसपास बहुत सारी दुकानें भी हैं। वो निकले वहाँ से बाहर और अचानक एक गाड़ी आई, उसमें से कुछ 6 लोग थे तकरीबन। वो बाहर आते हैं, उनमें से एक आदमी ड्राइवर को काबू करता है और 2 आदमी अयाज़ अमीर साहब को, जिनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है, यानी जिन लोगों ने टॉर्चर किया वो उनके बेटों की उम्र के होंगे या उनसे भी छोटे, तो उन्होंने अयाज़ अमीर साहब को बाहर निकाल कर घसीटा, उनके ऊपर टॉर्चर किया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको हरासा किया, खौफजदा करने की कोशिश की और असॉल्ट करते रहे। उनको चोटें भी लगी और उसके बाद ये लोग वहाँ से आनन फानन, जब रश इकट्ठा होना शुरू हुआ तो भाग गए। जाते जाते अयाज़ अमीर साहब का एक टेलीफोन और एक पर्स, ये 2 चीज़ें वो ले गए। ज़्यादा लोगों का ये मानना है, बल्कि 90% से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जो तकरीर उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में की थी, उनमें उनके जुमलों के ऊपर ताकतवर हलकों में बहुत एतराज़ किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो बातें उन्होंने की हैं वो सूट नहीं करती और ये एक लिमिट क्रॉस हो रही है। लेकिन अयाज़ अमीर साहब की बातें कुछ इमरान खान साहब पे भी तनकीद वाली थी, उन्होंने उनके ऊपर भी की, उन्होंने इदारों के ऊपर भी की, उन्होंने अमेरिका के हवाले से भी बात की। तो बड़ी डिटेल एक लंबी तकरीर है, वो आप जाके सोशल मीडिया पे सुन सकते हैं। लेकिन जिसने भी ये हरकत की है, अगर इस हरकत का ताल्लुक अयाज़ अमीर की उस तकरीर के साथ है तो ये बहुत ही यानी अक्लमंदी वाली हरकत नहीं है। अयाज़ अमीर साहब ने, बुजुर्ग हैं हमारे, बल्कि मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपके पास हाजिर होऊंगा किसी दिन चकवाल में, वहाँ आपको आकर मिलूंगा और आपके साथ एक तफसीली गपशप करेंगे। तो उन्होंने मुझे दावत भी दी थी कि बेटा आप ज़रूर आइएगा। तो अयाज़ अमीर साहब ने जिस वक्त ये तकरीर की तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 20% लोगों ने, 10% लोगों ने सुनी होगी या उसको देखा होगा। लेकिन अब जब ये वाक़या हुआ है और वो लगातार सोशल मीडिया पे पूरे पाकिस्तान में और रीजन में टॉप ट्रेंड के ऊपर हैं और ये वीडियोज़ और तस्वीर जो उनको मार पड़ी है इस हवाले से, ये सबका मुंह चढ़ा रही हैं, तो इस वक्त हर बंदा वो निकाल कर सुन रहा है कि अयाज़ अमीर साहब ने कहा क्या था। ये अक्लमंदी तो नहीं हो सकती, ये कोई दानिशमंदाना फैसला तो नहीं हो सकता। और ऐसे फैसले करके आप ना सहाफ़ियों को डरा सकते हैं, ना उन्हें आप धमका सकते हैं। यानी इस तरह की चीज़ें सारे सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान में हो रही हैं। जो भी आदमी ये बात करता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, उसको दबाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी पे FIR, किसी के घर के ऊपर आ जाते हैं, किसी को धमकाते हैं, किसी की चीज़ें छीनते हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो बंदा बात करता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक साजिश के तहत हुकूमत को तब्दील किया गया है और एक जाली इंपोर्टेड हुकूमत लाकर बिठाई गई है, उनके साथ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस्लामाबाद में आपको याद होगा, घर में घुस के एक बच्चे को मारा था लोगों ने। मैंने उस वक्त बहुत मजम्मत की थी। वो लड़का सहाफ़ी है और उसको मारा लोगों ने घर के अंदर घुस के। मैंने उसकी मजम्मत की और मैंने ये कहा था कि यहाँ CCTV फुटेजेस भी होंगी और ये क्योंकि पाकिस्तान के इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अब ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्द अज जल्द मारने वालों को पकड़ें, पकड़ने के बाद अपने ऊपर से ये इल्ज़ाम उतरवा दें। अगर इदारे इस्लामाबाद के अंदर किसी को फैंटी लगे और वो बंदे नहीं पकड़ सके जिन्होंने फैंटी लगाई है, हालांकि जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं, तो फिर इदारों को खुद ही तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमने मारा है। मैंने ये उस वक्त मौक़िफ़ रखा था। अब सार आलम को जब गोली लगी तो उस वक्त मैंने इसकी ना सिर्फ मजम्मत की, बल्कि मैंने ये कहा था
कि जिसने अबसार आलम को गोली मारी, ये इस्लामाबाद का पोश इलाका है। यहां ये मुमकिन ही नहीं है कि बाहर से आके आदमी गोली मारे और निकल के चला भी जाए। और इदारों के लिए बहुत आसान होना चाहिए। दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अबसार आलम को गोली मारने वाला बंदा अगर ना पकड़ा गया तो फिर अगर इदारों के ऊपर इल्जाम लग रहा है तो उनको खुद ही अपने ऊपर ये इल्जाम ले लेना चाहिए, इसलिए कि वो नाकाम रहे एक छोटा सा केस पकड़ने में। तो ये मौक़िफ़ मैंने उस वक्त भी लिया था, यही मौक़िफ़ मैं आज भी लेता हूं। देखें, पाकिस्तान की बहुत सारी जिम्मेदारियां, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के लिए हम पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों को देखते हैं। हम फौज की तरफ देखते हैं, पुलिस की तरफ देखते हैं, FIA की तरफ देखते हैं, अदालतों की तरफ देखते हैं। हुकूमतों से तो हमें उम्मीद ही कोई नहीं रहती हमेशा, ख़ास तौर पे सहाफ़ियों को, या अपनी सहाफ़ती तंजीमों की तरफ देखते हैं। तो मेरे ख्याल में IG पंजाब की, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, या हमारी जो हसास इदारे हैं उनकी अब ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, जिन लोगों ने अयाज अमीर साहब को मारा है, उनके ऊपर अटैक किया है, उनको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दें और हमारे सामने लेकर आएं। और अगर वो नहीं लेकर आते तो फिर लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये समझा जाएगा कि वो इल्ज़ाम ठीक है। मैं वही बात आज भी कर रहा हूं जो बात मैंने वो बच्चे को, जब इस्लामाबाद में मार पड़ी लड़के को, मैंने तब वो बात की। मैंने जब अबसार आलम साहब को गोली लगी मैंने तब भी वही बात की। मैं आज भी वही बात कर रहा हूं। इस तरह आप सहाफ़ियों की आवाज़ें बंद नहीं कर सकते, इस तरह आप उनको दीवार के साथ नहीं लगा सकते। ऐसे वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे और वो ये कहते रहेंगे कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, हम एक ऐसी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे जो बैरूनी आका के इशारे के बाद एक साजिश के तहत यहां पे बनाई गई है। ये हक पाकिस्तान के लोगों का है कि पाकिस्तान के लोग अपने लिए हुकूमत को मुंतखब करें। ये हक किसी बैरून मुल्क बैठे हुए आका का या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ताकतवर लोगों का ये हक नहीं हो सकता कि वो फैसला करेंगे यहां पे किसका रजीम होगा और किस तरह का रजीम होगा। अब जो रजीम इस वक्त है पाकिस्तान में, इतनी FIR सहाफ़ियों पर कभी नहीं हुई जो ये नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर हो रही हैं, बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दौर के अंदर हो रही हैं और सारे इस गुनाह के अंदर शामिल हैं। कल वो तमाम सहाफ़ी जो पिछले दौर के अंदर अबसार आलम के मामले पे, उस बच्चे के मामले पे या मतीउल्लाह जान के मामले के ऊपर बहुत ज़मीन आसमान के कलाबे में ला रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे, 150, 200 ट्वीट उन्होंने कर दिए थे, वो टूटे मुंह से मजम्मत नहीं कर पा रहे। क्यों? उल्टा ये कह रहे हैं कि अयाज अमीर को उनको लगता है कि मारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, वो इसलिए कि वो इमरान खान पे भी तनकीद कर रहे थे तो इन्होंने जाके बदला ले लिया। तो बात यह है कि इमरान खान पे तो बहुत सारे सहाफ़ी तनकीद करते हैं, अहमद मीर करते हैं, सलीम साफ़ी करते हैं, आसमा शरादी करती हैं और 1-2 दर्जन हैं, ये सारे तनकीद करते हैं और बिला जवाब भी करते हैं। उनकी एहलिया के ऊपर गंदे इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि जनाब जादू करती हैं, टूने करती हैं, ये वो, और बड़े घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं उनकी एहलिया के ऊपर। लेकिन इमरान खान ने वज़ीर आज़म होते हुए इनमें से किसी एक को फैंटी नहीं लगाई, तो अब इमरान खान फैंटी लगवाएंगे अयाज अमीर को। तो ये मंजन बेच रहे हैं, शायद ये चाहते हैं तवज्जो डाइवर्ट हो। तो अगर इमरान खान ने ये फैंटी लगवाई है या ये बार पड़वाई है अयाज अमीर साहब को, तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर FIR भी इमरान खान करवा रहा है। हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, वहां पे हमजा शहबाज की है, और डोरियां कोई और हिला रहा है इस हुकूमत की, हैंडल कोई और कर रहा है, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं इनके हैंडलर्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में सहाफ़त बहुत ख़तरे में है और आलमी तंजीमों को भी और पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हम तो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह तो कोई नहीं रुकता भाई। ये अब 21वीं सदी है, ये ऐसा तो नहीं है कि आप 80s में 90s में जिंदा हैं। ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी जर्नलिस्ट बना हुआ है, नहीं रुकेगा ऐसे। दूसरा जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, वो रिजॉल्व हो गए। 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन बकौल मैं देख रहा था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के वकील थे उन्होंने ये जारी कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि 5 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद है 173 और नून लीग की तादाद है 177। ये मैं आपको 22 तारीख के लिए बता रहा हूं। नून लीग को 9 सीटें हर हाल में जीतनी है, तो तब वो हो जाएंगे 186।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 सीटें हर हाल में जीतनी हैं, और अगर वो 13 जीत जाते हैं तो वो हो जाएंगे 186। तो सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे? सिचुएशन ये है कि पीएमएलएन के लिए 2 सीटें जीतना भी मुश्किल है। बेड़ा ही गर्क हो गया उनकी सियासत का। लोड शेडिंग, महंगाई, गैस की कीमतों में इजाफा, महंगाई 32% को क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान में तारीखी महंगाई इस वक्त चल रही है। इमरान खान की 11% की 12% की महंगाई के ऊपर जमीन आसमान के कलाबे मिलाने वाला मीडिया 32% से ज्यादा की महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की 5 रुपए कीमत पर वावेला करने वाला, मातम करने वाला मीडिया 100 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने के ऊपर बात नहीं कर रहा। डीजल की कीमत जो है वो 130 रुपए के करीब बढ़ चुकी है, इससे भी ज्यादा, लेकिन मीडिया उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। अब मीडिया चाहे बात करे ना करे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उसका इंपैक्ट बड़ा खौफनाक है। कई माइक लेकर चले जाएं, 80% लोग कह रहे हैं कि जनाब हम, और मैं लाहौर में आपको ये करके दिखाऊंगा थोड़े दिनों तक, 80% लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तो वोट डालना ही इनके खिलाफ है, जो मौजूदा हुकूमत है। हम किसी सूरत मौजूदा हुकूमत के लोटों को वोट नहीं डालेंगे। इनको वोट डालेंगे तो इसी तरह ही हमें पीस के रख देंगे। हमें वो पुराना वाला दौर ही बहुत अच्छा था इमरान खान का, वो नया पाकिस्तान ही ठीक था। इन्होंने हमें पुराने पाकिस्तान में लेकर आना था, जो पुराना पाकिस्तान इतना पुराना होगा कि हाथ वाले पंखे निकल आएंगे, लाल टैनें निकल आएंगी, लोग साइकिलों पे चढ़ जाएंगे वापस। इतने पुराने पाकिस्तान में नहीं लेकर जाना था, जब बिलावल ने कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो बहरहाल ये जो ज़िमनी इलेक्शन है वो तो इनके हाथ से निकल रहा है, और मखसूस नशस्तों का जो मामला है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। और याद रखिएगा 2 आज़ाद अरकान, वो परवेज़ इलाही साहब से मेरी इतला के मुताबिक कांटेक्ट में है, और वो परवेज़ इलाही साहब के साथ जुड़ सकते हैं फैसला कुन मरहले में। तो इस सूरत में नून लीग को फिर 9 नहीं, उनको कम से कम भी इस सूरत में 11 या 12 सीटें जीतनी पड़ेंगी। 2 सीटें जीतना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो इतनी सारी सीटें कैसे जीतेंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं, और इनका जवाब तो पीएमएलएन के पास भी नहीं है। महर शराफत के हवाले से मैं आपको खबर दूं, उसने मुझे एक पैगाम भिजवाया, जिस तरीके से भिजवाया वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। जब वो बाहर आएगा तो आपको बताऊंगा उसने मुझे कैसे पैगाम भिजवाया, और मैं उसकी जहानत पे हैरान हो गया हूँ। शराफत मेरे छोटे भाई का दोस्त है, लेकिन बहुत ज़हीन आदमी है और बड़ा अच्छा बिजनेसमैन भी है। उसने मुझे पैगाम भिजवाया है कि मुझे पुलिस ने बहुत दबाव डाला मेरे ऊपर, आपके और आपकी फैमिली के बारे में बहुत से सवालात पूछे हैं। वो जानना चाहते थे कि आप कितने लोग घर में रहते हैं, बच्चे कितने हैं, ख़वातीन कितनी हैं। वो जानना चाहते थे कि आप लोग कब कब मूव करते हैं। वो जानना चाहते थे कि आपके पास कितने हथियार हैं। वो जानना चाहते थे कि क्या आप कोई इलीगल चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है। तो कहते जी मैंने उनको ये सब बताया कि वो एक नॉर्मल सहाफ़ी है, जैसा वो दिखता है, जो कुछ उसके पास है वो सबको बता देता है, उसकी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और फिर उसके बाद महर शराफत ने कहा कि ज़्यादा सवालात आप ही के बारे में थे। और दूसरा, पुलिस वालों ने ये हलफ लिया था उसकी गिरफ्तारी के वक्त कि जब तक हमजा शहबाज की वोटों की गिनती नहीं हो जाती, हम ये नहीं बताएंगे कि महर शराफत इस वक्त किस जगह पे है। और साथ उसने बताया कि ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के बाद मुझे छोड़ें। लेकिन मेरी जब बात हुई इसके वकला से, तो उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, ये बड़ा बोंगा सा मुकदमा है और महर शराफत फौरी तौर पे बाहर आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि जहाँ ये रहता है वहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि गिरफ्तारियां नहीं होंगी, लोगों को हरासा नहीं किया जाएगा, कंपेन्स के अंदर रुकावट नहीं डाली जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली तौहीन लग जाएगी अगर इसको गिरफ्तार रखेंगे तो इसको छोड़ना पड़ जाएगा। वकला ने मुझे यकीन दिलाया, मुझे उम्मीद है कि कल जमानत हो जाएगी, नहीं तो परसों जमानत हो जाएगी। तो महर शराफत जब बाहर आएगा तो फिर उससे पूछेंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो आपको बताएगा। हालात और सूरत हाल को देखते हुए आपको याद होगा इसहाक डार साहब के बारे में एक क्लेम किया गया था और ये कहा गया था कि इसहाक डार जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ जाएंगे। सिर्फ ये पंजाब के इलेक्शन का इंतजार था। लेकिन अब क्योंकि ये मामला चला गया 22 जुलाई तक और किसी भी वक्त हुकूमत ख़त्म हो सकती है, और मैंने आपसे कहा कि जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसहाक डार साहब ने अपनी वापसी का टाइम बढ़ा दिया है। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि कितना फंस गई है पीएमएलएन और ये इत्तेहादी जितने भी इंपोर्टेड सरकार के। इसहाक डार ने अपनी वापसी का टाइम बढ़ा दिया और अब कह रहे हैं कि मैं जुलाई के आखिरी हफ्ते में आऊंगा ताकि चीजें सेटल हो जाएं। और अगर जुलाई के आखिरी हफ्ते में चीजें सेटल हो गई तो डॉक्टर इसहाक डार साहब को पाकिस्तान आने की इजाजत दे देंगे, और अगर ना सेटल हुई तो डॉक्टर इसहाक डार साहब को पाकिस्तान वापस आने की इजाजत पहले की तरह नहीं देंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा।
इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से, क्योंकि आज जलसे का दिन है, बहुत बड़ा दिन है और जुलाई का ये आगाज इमरान साहब का फैसला करेगा, इमरान खान साहब का। और पहला दिन तो उनका बहुत अच्छा गुजरा है जुलाई का। मैंने आपसे कहा था कि ये महीना इमरान खान का होगा। जो जुलाई का पहला दिन है उसमें इमरान खान साहब जो है वो इत्तफाकिया तौर पर अचानक सरप्राइजिंगली उन्होंने विजिट किया जलसा गाह का परेड ग्राउंड में। इससे पहले एक मुराद सईद और बाकी लोगों ने एक रैली भी निकाली और ऐसा लग रहा था कि एक जलसा चल रहा है, जुलूस बहुत बड़ा, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इमरान खान को। अब परेड ग्राउंड के अंदर जो जलसा होने जा रहा है, इमरान खान साहब वहां पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि जलसा ही हो रहा है। वो विजुअल्स मैंने देखे तो मैं अचानक एकदम मुझे झटका लगा। मैं समझा कि जलसा शायद आज था, फिर मुझे याद है नहीं जलसा तो कल है। फिर मैंने नीचे कैप्शन पढ़ी तो उसमें लिखा था कि जलसे से पहले जलसा, यानी इमरान खान साहब अचानक गए और दुनिया निकल आई वहां पे। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे और वो विजुअल और तस्वीर सारी फैमिलीज, बच्चे, औरतें, मर्द, हर तरफ नौजवान, रश ही रश था। जितना जलसा पूरा जोर लगा के पीडीएम की जमातें करती हैं, उतने लोग आज इमरान खान के लिए वहां पे खड़े हुए थे पहले। और जाते जाते एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जरा ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आपको वो हुकूमत के नुमाइंदगान नजर आ रहे हैं जो लोगों को कहती है कि आप लोग ज़रा थोड़ी एहतियात करें और अपना खर्च कम करें और चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। ऑस्टेरिटी ड्राइव, बिजली बचाएं, चीनी बचाएं, चाय बचाएं, घी बचाएं, ये सारी चीज़ें जो लोग आपको कहते हैं, उनके वहाँ पे एक फातह ख्वानी हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा इसी हुकूमत का हिस्सा हैं और चंद लोग दुआ के लिए मखसूस बुलाए गए हैं जो बैठ के दुआ करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कंफर्ट के लिए उस एक मखसूस छोटी जगह में 7 एसीज लगाए गए हैं जो तस्वीर में सिर्फ नजर आ रहे हैं। ये देख लें आप, सिर्फ तस्वीर में नजर आने वाले एसीज की तादाद, एयर कंडीशन की तादाद 7 है। 7 जोड़ के लगाए हुए हैं और बाकी कितने होंगे मुझे नहीं पता। ये लोगों को कहते हैं कि बचत करो और खुद देखें ये किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। ये तस्वीर आपको बता रही है कि हम इनके खानदानी गुलाम हैं। अब इस गुलामी से पहले निजात हासिल करें, फिर बैरूनी दुनिया की गुलामी से भी निजात हासिल कर लेंगे आप। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।